नमस्कार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान हो गया। आप जानना चाहते होंगे और सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि ये मतदान जो हुआ है उसमें रुझान किस तरफ है और कहाँ किसका पलड़ा भारी है। वैसे तो मतदान पिछले साल के मुकाबले 2019 के मुकाबले 2014 के मुकाबले कम हुआ है और इसकी वजह क्या है, और अगर इन 8 सीटों की बात की जाए तो कहाँ किसका पलड़ा भारी है, ये भी जानने और समझने की उत्सुकता सब में है। दरअसल मैं इन 8 सीटों में पीलीभीत को छोड़कर बाकी जो 7 सीटें हैं उसमें अल्पसंख्यक मतदाता 30 से 50% के आसपास हैं और मैं खुद पीलीभीत छोड़कर बाकी 7 लोकसभा सीटों पर गया। पीलीभीत इसलिए भी न जा पाया कि रामपुर से आपको पीलीभीत जाने में 1.5-2 घंटे लगते हैं और आने में। रामपुर से मुरादाबाद आधा घंटे का रास्ता है, 40 मिनट का रास्ता है। अगर रामपुर मुरादाबाद से आप बिजनौर जाएं तो नगीना जाएं तो 1-1.5 घंटे लगते हैं, 2 घंटे 1.5 घंटे। नगीना से बिजनौर तुरंत 40 किलोमीटर का। तो हम लोग जो रूट मैप बनाते हैं उसमें सोचते हैं कि कम समय में ज़्यादा कैसे ट्रेवल किया जाए, तो उस हिसाब से पीलीभीत थोड़ा अलग हो जाता है। अगर पीलीभीत का जो जिस चरण में बरेली में चुनाव है, अगर पीलीभीत उसके साथ होता चुनाव तो पीलीभीत जाना संभव हो पाता हमारे जैसे लोगों के लिए जिन्हें रोज कार्यक्रम करना होता है। इसलिए मैं पीलीभीत नहीं जा पाया। तो मैं आज जो अभी आकलन अपना बता रहा हूं या जो मैंने देखा है या जो मेरे समझ में आया उसमें मैं पीलीभीत की चर्चा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं वहां एक भी दिन नहीं गया। अब बात आती है कि इन चुनाव की 2014 और 19 से 2024 का चुनाव किस तरीके से अलग है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जो 8 सीटों पर चुनाव 19 अप्रैल को हुआ है, इन 8 सीटों पर 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने सारी की सारी सीटें जीत ली थी। यहां तक कि रामपुर सीट भी डॉक्टर नेपाल सिंह ने जीती थी और मुरादाबाद सीट, इन दोनों सीटों पर 50% या उससे ज्यादा मुस्लिम वोट हैं, अल्पसंख्यक वोट हैं। बावजूद इसके 2014 में डॉक्टर नेपाल सिंह ने रामपुर और 2014 में मुरादाबाद से कुंवर सर्वेश जो इस बार भी उम्मीदवार हैं, ये चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। आप सहारनपुर से राघव लखनपाल कामयाब हुए थे। माने सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। अब सवाल ये उठता है कि इस बार 2014 से कैराना से हुकुम सिंह भी जीते थे। 2019 में जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो इन 8 सीटों में 5 सीटें सपा बसपा गठबंधन ने जीत ली। सहारनपुर जीती, नगीना जीता, रामपुर जीता, मुरादाबाद जीता, बिजनौर जीता। 3 सीटें पीलीभीत और कैराना और मुजफ्फरनगर, ये 3 सीटें जीतने को मिली। तो आज पहले मैं 3 सीटों की बात करता हूं जो भारतीय जनता पार्टी 2019 में जो 3 सीटें जीतने में कामयाब होगी। शुरुआत करता हूं कैराना से। कैराना, इस चुनाव की कुछ महत्वपूर्ण बातें पहले मैं बता देता हूं कि जो मैंने देखा, जो 5 महत्वपूर्ण चीजें दिखाई दी। पहली कि ज्यादातर सीटों पर सीधा मुकाबला है। सीधा मुकाबला है। सिर्फ एक सीट अगर मैं कहूं, ये जो चुनाव है ये बाइपोलर, 2 ध्रुवीय हो ज्यादातर सीटों पर हुआ। एक सीट पर मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस गठबंधन, मतलब इंडिया गठबंधन का सिर्फ एक सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिला है, वो है सहारनपुर। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ज्यादातर सीटों पर मतदान में हिंदू वोटों में रुझान या इंटरेस्ट कम दिखाई दिया, मुस्लिम वोटों में मतदान का प्रतिशत ज्यादा था। नंबर तीसरी बात कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का इस वक्त का मौसम है वो सबसे ज्यादा व्यस्ततम मौसम होता है। गन्ने की कटाई हो रही है, दूसरी तरफ गेहूं की बुआई हो रही है और वो इस दृष्टि से, खेत काम काज की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण इलाका है। चौथा जो इंपॉर्टेंट इसमें मामला मुझे देखने को मिला कि बिजनौर की सीट जहां से चंदन चौहान लड़ रहे थे और जिनका चुनाव चिन्ह नलका था, यानी हैंडपंप था, जो आरएलडी का चुनाव चिन्ह है, उस सीट पर जाटों में तो उत्साह वोटिंग करने का दिखा, लेकिन बाकी सीटों में कांग्रेस बीजेपी आरएलडी गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को आरएलडी के जाट वोटर्स, बीजेपी के जाट वोटर्स नहीं, आरएलडी के जाट वोटर्स को
मतदान करने का बहुत उत्साह मुझे दिखाई नहीं दिया। थोड़ा वो जहां पर नलका है, जैसे बागपत में जाटों में बहुत उत्साह है। राजकुमार सांगवान इसी वजह से बहुत मजबूत स्थिति में है नलके पर, क्योंकि और बीजेपी के अलावा जो आरएलडी के जाट वोटर्स हैं वो, लेकिन बीजेपी का जहां चुनाव चिन्ह है वहां आरएलडी के जाट वोटर्स में कोई उत्साह हमको देखने को बहुत ज्यादा नहीं मिला। अब बात ये कि एक तरफ से मैंने ये देखा कि गरीब हो अमीर हो तमाम जातियों में महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत रुझान मुझे देखने को मिला। वो 2-3 कारणों से, एक तो अनाज, दूसरे शौचालय, मकान, और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण महिलाओं की बातचीत, मैंने 50 से ज्यादा महिलाओं से बात की होगी कल, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे गांवी इलाके की हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इसमें एक चीज देखने को मुझे मिली कि लॉ एंड ऑर्डर को देखकर, लॉ एंड ऑर्डर योगी सरकार की बात को करके बहुत प्रभावित मुस्लिम हिंदू महिलाएं या हर जाति बिरादरी अमीर गरीब में ये बात देखने को मिली, जिससे आप महिलाओं से बात करो वो कहें कि बहन बेटियां बहुत सुरक्षित हैं, रात को कोई आ जा सकता है और कोई अनहोनी की आशंका पहले की तरह नहीं है, पहले जिस तरह का मामला था। ये बात एक सामान्य सी बात मुझे देखने को मिली। तो ये 5 महत्वपूर्ण कारण थे, ये महत्वपूर्ण कारक थे जो जिन्होंने वोटों को प्रभावित किया। अब सीट दर सीट मैं आपको बताता हूं। कैराना सीट पर सीधे सीधे मुकाबला जो है वो इकरा हसन और प्रदीप चौधरी के बीच में हुआ। प्रदीप चौधरी को जो भी वोट मिले, मुझे तो प्रदीप चौधरी दिखाई नहीं दिए। बहुत सारे गांव में, कैराना में लोगों ने कहा कि प्रदीप चौधरी पिछले 5 सालों में भी दिखाई नहीं दिए, चुनाव के वक्त भी दिखाई नहीं दी। मैं भी 2-3 दिन कैराना गया, मुझे प्रदीप चौधरी का काफिला या कहीं चर्चा होते हुए मैंने, प्रदीप चौधरी को जो भी वोट मिले हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सीएम योगी के चेहरे पर मिले हैं। उनको अपने चेहरे पर या अपने कामकाज पर या अपनी बातचीत पर या अपने चुनाव प्रचार पर वोटों का उस तरह से उनको नहीं मिला। इकरा हसन को जो कुछ भी मिला है वो समाजवादी पार्टी की वजह से नहीं मिला, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर नहीं मिला। इकरा हसन ने पिछले 2-2.5 सालों में, खासकर कैराना विधानसभा में और लोकसभा में, पिछले 2 सालों में इकरा हसन का बहुत जमीन पर काम है। उनके भाई विधायक बनने के बाद 10 महीने तक जेल में रहे थे और मां के ऊपर भी आरोप था। तो इकरा हसन के ऊपर पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारी अपने परिवार की थी, उसको बखूबी उस लड़की ने निभाया भी। ये 8 सीटों पर सबसे कम उम्र की इकरा हसन उम्मीदवार है और पिछले 2 सालों से उसका जमीन पर इकरा हसन का ऐसा काम था जिसकी वजह से उन्हें 27 साल की उम्र में टिकट मिला। और इकरा हसन को जो वोट मिलेंगे वो सिर्फ इकरा हसन की मेहनत से मिलेंगे। ज़्यादातर जगहों पर जाने का काम किया, ज़्यादातर जगहों पर उसकी एक अपील है, पढ़ी लिखी लड़की की है, बहुत प्रचार उसका हो भी गया सोशल मीडिया से लेके हर जगह कि वो लंदन की पढ़ी है, वो तो मजबूरी में सियासत में आई है, तो एक असर इसका है। दूसरी बात, मुस्लिम पॉपुलेशन कैराना लोकसभा में बहुत ज़्यादा है और मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इकरा हसन के पक्ष में निकली। दूसरी बात ये, जो मैंने जाटों की बात कही, वो जाट जो पिछली बार सपा रालोद गठबंधन पर बड़ी मजबूती के साथ खड़े थे, वो जाट इस बार कैराना लोकसभा सीट में उस तरीके से नहीं दिखे। तीसरी बात, इकरा के जो पक्ष में जाती है या जो उसको मजबूत लड़ाई में ले आती है, उस बच्ची को, मैं तो कहूँगा 27 साल की है, तो उसको उस लड़ाई में लाने का काम ये भी हुआ है कि बहुत जो लोग कैराना की राजनीति को जानते हैं उनको मालूम है कि गुजर, वहाँ पर मुसलमानों के बाद अगर हिंदुओं में देखा जाए तो गुजर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हिंदुओं गुजरों में इकरा के पिता मुनव्वर हसन का बड़ा अच्छा प्रभाव था और मुस्लिम गुजरों में बहुत जगह हुकुम सिंह का बहुत अच्छा प्रभाव था। हुकुम सिंह के परिवार के लोग अब कैराना की राजनीति से बाहर चले गए, इसलिए, और दूसरे प्रदीप चौधरी की एंट्री हुई है, वो एक बार लोकसभा जीते हैं, तो इस बार भी बहुत ज़्यादा हुकुम सिंह फैमिली या हुकुम सिंह के सपोर्टर्स प्रदीप चौधरी के साथ भी उस तरह से मजबूती के साथ नहीं खड़े थे। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि हर जाति के, अमीर गरीब के, और 50% वोट महिलाओं का है, इसलिए
इस पूरे इलाके में महिलाओं से जो मैंने बात की, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट करना प्रेफर नहीं किया कि प्रदीप चौधरी का काम बहुत अच्छा है, वो सांसद बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मोदी और योगी के चेहरे पर वोट किया, जबकि इकरा हसन को व्यक्तिगत तौर पर लोगों ने वोट किया। पिछले बार के हार जीत का कैराना का अगर समीकरण आप देखेंगे तो तबस्सुम हसन जो इकरा हसन की मां थी, वो आरएलडी और सपा गठबंधन से थी, वो 60-65 हजार वोटों से हारी थी बीजेपी से, और वो वोट हरिंदर मलिक ने, जो इस बार मुजफ्फरनगर से सपा के सांसद हैं, वो वोट उन्होंने काट लिया था। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये मामला बराबरी बराबरी पर होता है। मुझे लगता है कि कैराना सीट पर हार जीत का अंतर 20 हजार से कम होगा, वो भूपेंद्र चौधरी या इकरा हसन किसी का भी हो सकता है। अब इसके बगल की सीट मुजफ्फरनगर आते हैं। यहाँ मैंने आपको कहा कि ये इलेक्शन बाइपोलर है, और जो एक बहुत बड़ा, जब ये इलेक्शन खत्म होगा और जब नतीजे आएंगे तब ये देखने वाली बात होगी। मेरे समझ से कुछ एक सीटों को छोड़ दिया जाए तो बसपा हाथी चुनाव चिन्ह, उसने अपने दलित वोटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा है, और बीएसपी का वोट जो पिछली बार पता ही नहीं चला, जहां हाथी गठबंधन नहीं था, हाथी ईवीएम पर जहां हाथी चुनाव चिन्ह नहीं था, वो आज तक रहस्य बना हुआ है कि पिछली बार दलितों ने वो वोट किसको दिया। और बहुत सारी सीटों पर जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, वैसा लोगों का मानना है कि बैलेट पेपर ईवीएम मशीन पर हाथी चुनाव चिन्ह न देखकर दलितों की पसंद हाथ का पंजा या साइकिल से ज्यादा कमल का फूल रहा, जिसकी वजह से उसे बहुत सीटों पर फायदा मिला। हालांकि समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता ये मानते हैं कि बीएसपी का वोट उनको ट्रांसफर हुआ था, और उनके वोटों में कई सीटों पर जो इजाफा हुआ वो हाथी चुनाव चिन्ह न होने के बावजूद साइकिल पर दलित मतदाताओं का वोट पड़ा, ऐसा उनका दावा है। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि बीएसपी का जो कार्यकर्ता है और बीएसपी का उसे साइकिल के साथ जो टकराव पिछले 25-30 सालों में हुआ है उत्तर प्रदेश में, इतनी आसानी से दोनों का वोट शिफ्ट नहीं होता। अलग बात है कि कहीं कहीं किसी किसी सीटों पर ऐसा हुआ भी है। तो बहरहाल मेरा ये कहना है कि इन सारी सीटों पर कुछ एक को छोड़कर, वो आगे बताऊंगा, बसपा का जो वोट है वो उस पर बना रहा, और हाथी पर मतदान करना दलितों ने छोड़ा नहीं। एससीज वोटर पूरी तरह से दिखे। इसका परिणाम यह हुआ कि अब सीधे सीधे आपको जो दलित को माइनस करके वोटों की लड़ाई है, तो उसमें कैराना में अगर आप देखेंगे तो इकरा हसन थोड़ा बीसी बैठती है, लेकिन फिर भी प्रदीप चौधरी, मैंने आपको कहा कि बीजेपी को जिस तरह से वोट मिल रहे हैं जिन कारणों से, उसमें प्रदीप चौधरी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं, और ये मामला 10-20 हजार तक रहेगा। मुजफ्फरनगर सीट जो संजीव बालियान की है, केंद्रीय मंत्री की, मुजफ्फरनगर सीट में पिछली बार वो 6000 वोटों से जीते थे। इस बार भी आंकड़ा ठीक उसी तरह का है, लेकिन हरिंदर मलिक जाट नेता हैं, और जाट में उनका अपना एक प्रभाव रहा है। आपको मालूम हो या न मालूम हो, 1989 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का मामला चल रहा था, तब वीपी सिंह ये चाहते थे कि चौधरी अजीत सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए, जबकि देवीलाल और चंद्रशेखर ये चाहते थे कि मुलायम सिंह यादव को वहां पर बनाया जाए। तो बात यह हुआ कि विधायकों का इलेक्शन, विधायकों से चीफ मिनिस्टर का चुनाव होगा। जाट होते हुए हरिंदर मलिक ने उस समय मुलायम सिंह यादव का साथ दिया, और तभी से चौधरी परिवार से हरिंदर मलिक की अपनी एक खुन्नस है, एक टकराव की स्थिति है। लेकिन हरिंदर मलिक का जाटों में और मुजफ्फरनगर की राजनीति में अपना एक प्रभाव है। मैंने आपको बताया 2019 के लोकसभा चुनाव में कैराना से भी हरिंदर मलिक 60,000 वोट पाने में कामयाब हुए थे। आज वो हरिंदर मलिक समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, और मुजफ्फरनगर में भी वही हुआ कि अंत तक जाते जाते आमने सामने की टक्कर हो गई। मुजफ्फरनगर सीट पर छत्रियों का गुस्सा, छत्रियों की नाराजगी आपने देखी होगी। उसकी सिर्फ एकमात्र वजह थी, और आप देखिएगा, मेरी ऐसी रीडिंग है, राधना गांव, खेड़ा गांव, जहां पर पंचायतें हुई, सिसौली गांव, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिले वोटों का प्रतिशत ज्यादा होगा। ये हल्ला गुल्ला चाहे जितना कर लें, समाजवादी पार्टी या हरिंदर मलिक को वोटों का मिला, इतना मिला जितना मिलना नहीं चाहिए था, न मिला है कभी। समाजवादी पार्टी को राजपूत गांव में इतना वोट मिलेगा जो कभी नहीं मिला है, लेकिन इतना नहीं मिलेगा जो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हो। भाजपा को राजपूतों ने वोट किया है, लेकिन बहुत जगह पर वो वोट
नहीं किया, समाजवादी पार्टी को किया या नहीं किया, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। मुजफ्फरनगर की राजनीति का स्थानीय समीकरण यह है कि संजीव बालियान और संगीत सोम में 36 का रिश्ता है। संगीत सोम जो पिछला 2022 का विधानसभा चुनाव हारे थे, उन्हें लगता है कि इसके पीछे संजीव बालियान का हाथ है। संजीव बालियान ने अपने लोगों का या सारी चीज़ों का, और सरधना विधानसभा जिससे संगीत सोम विधायक रहे हैं वो मुजफ्फरनगर लोकसभा में आती है। संगीत सोम और उनके समर्थकों को ये लगता है कि अगर संगीत सोम 2022 का चुनाव तीसरी या चौथी बार जब भी जीत जाते तो 2024 का लोकसभा चुनाव में शायद संजीव बालियान की जगह संगीत सोम को टिकट मिलता। और क्योंकि जाट मतदाताओं से ऐसा मानते हैं तो संजीव बालियान ने पहले ही संगीत सोम को हरवाने में भूमिका अदा की, ऐसा संगीत सोम के करीबियों ने मुझे खुद बातचीत में बताया। तो इसलिए संगीत सोम वो 2022 का बदला 2024 में लेना चाहते थे, और इसके लिए छत्रियों के टिकट कटने और पुरुषोत्तम रूपाला के बयान जो कि गुजरात में बहुत विरोध का कारण बन रहे थे, उसका आसरा लेके यहाँ पर क्षत्रिय पंचायतें की गई। हालांकि आपने देखा होगा 2 बजे के बाद संगीत सोम खुद माइक पर आए, खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा नाराजगी दूर हो गई है, क्षत्रिय अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट कर रहे हैं। लेकिन जितना डैमेज उनको करना था, जो मैसेज उनको संजीव बालियान के जरिए संजीव बालियान को देना था या मुजफ्फरनगर सीट पे करना था, वो नुकसान संजीव बालियान को हो गया। लेकिन अब बड़ा सवाल, फिर जाट वोटर, मुजफ्फरनगर में वोटरों की संख्या बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर फिर नलका नहीं था, कमल का फूल था, और जाट उस संख्या में संजीव बालियान पर गए या आरएलडी के साथ का जाट हरिंदर मलिक पे चला गया। उसमें ट्रेजिडी ये है, विडंबना ये है कि हरिंदर मलिक चौधरी अजीत सिंह परिवार की मुखालफत वाले परिवार के माने जाते हैं, उन्होंने हमेशा मुखालफत की है। तो ऐसी स्थिति में जो आरएलडी का जाट वोटर है वो हरिंदर मलिक को वोट देगा, ये भी एक संशय की बात है। तो कुल मिलाकर जाटों का वोट प्रतिशत कम रहा मेरे देखने में, जो जाटों के गाँव में थे। लेकिन हरिंदर मलिक ने एक मजबूत टक्कर संजीव बालियान को दी है, और संजीव बालियान 4 जून के पहले ये कह पाना मुश्किल है कि उनकी सीट निकल रही है कि उनकी रुक रही है। बावजूद इसके मुझे ऐसा लगता है कि ये सीट का भी 8-10 हज़ार का, और इसमें संजीव बालियान की स्थिति मुझे थोड़ी बेहतर लगती है, जैसे इकरा हसन की कैराना में लगती है। अब आते हैं सहारनपुर के, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं जो मैंने बताया। अब आते हैं सहारनपुर में मामला ये दिलचस्प हो गया कि सहारनपुर का जो दलित वोटर है, सहारनपुर खास, उसका दलित वोटर बीएसपी से कभी छिटक नहीं सकता। और इसका पीछे के आप पूरे चुनाव का रिकॉर्ड देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा बीएसपी वहां से कैसे चुनाव जीतती है। तो सहारनपुर का जो बीएसपी का दलित 6.5 लाख मुस्लिम, 3-3.5 लाख दलित, यही काफ़ी है। दलित और मुस्लिम मिल जाए तो फिर वहाँ बीएसपी को हराने वाला कोई नहीं है। हालांकि पिछली बार राघव लखनपाल कुछ ही 20,000 वोटों से हारे थे सपा बसपा गठबंधन में, और उन्हें बीजेपी का सारा वोट मिला था। लेकिन इमरान मसूद कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर 2 लाख से ज़्यादा वोट लेने में कामयाब हुए थे। 2 लाख से 2 लाख करीब, और वो केवल मुसलमानों के वोट थे, तो इसलिए जीत का आंकड़ा थोड़ा कम था। इस बार माजिद अली को मुसलमान को फिर दे दिया, पिछली बार फजलुर रहमान को बीएसपी ने टिकट दिया था। बहुत सारे मुसलमान मुझे ये मिले सहारनपुर में कहने वाले कि पूरे देश में सिर्फ एक सीट किशनगंज है जिसमें मुसलमान जिसको चाहे उसको सांसद बना सकते हैं। बाकी जगह मुसलमानों के अकेले वोट से कोई सांसद नहीं बन सकता, उसे किसी न किसी दूसरे जाति के और दूसरे धर्म के कुछ वोटों की जरूरत होती है। इसलिए इमरान मसूद के पास कांग्रेस चुनाव चिन्ह पर इमरान मसूद के पास मुस्लिम वोटों के अलावा कोई वोट नहीं है, ऐसा उन लोगों का कहना था। मैं आपको बता रहा हूं, और इस बात में हालांकि कांग्रेस के हर धर्म जात बिरादरी में कुछ ही है, लेकिन उनका यह कहना था। दूसरी बात उनका यह कहना था, और मैं भी ये मानता हूं कि सहारनपुर का दलित वोटर, क्योंकि सहारनपुर एक शुरुआती दौर में एक जमीन, मायावती और कांशीराम का संघर्ष स्थल, शुरू के राजनीति का वो पूरा ककहरा, साइकिल लेकर के साइकिलों पर मायावती 50-50 दिन सहारनपुर में अपने कैडर को खड़ा करने के लिए उन्होंने बिताया है, और सहारनपुर हमेशा उनको
रिटर्न गिफ्ट भी देता रहता है। तो मैं ये पक्के तौर पे जानता हूं कि माजिद अली जो बीएसपी के कैंडिडेट थे, दलित वोट एक भी माजिद अली से छिटकेगा नहीं। और अगर मुसलमान वोटों में बंटवारा हुआ और अगर अच्छा खासा हुआ तब तो माजिद अली की स्थिति बहुत बेहतर होगी। और अगर इमरान मसूद 70% पाने में कामयाब हुए, 60%, तो राघव लखनपाल शर्मा बहुत आसानी से सहारनपुर का चुनाव जीत जाएंगे। और सहारनपुर में मुस्लिम वोटों के बिखराव पर सहारनपुर के चुनाव निर्णय बहुत डिपेंड करता है। अब आते हैं 3 सीटें हो गई, चौथी सीट है बिजनौर की। बिजनौर सीट पर अब देखिए, बिजनौर सीट पर भी बीएसपी दलित वोटर कभी बीएसपी का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन इस बार मामला थोड़ा उल्टा हो गया। उल्टा ये हो गया कि बिजनौर से जिस सैनी उम्मीदवार को, दीपक सैनी को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, उनके साथ 1.5 लाख वोट, एक सवा लाख सैनी वोटर है और ये बीजेपी के वोटर हैं। पिछली बार बीजेपी को और उसके पिछली बार भी बीजेपी को सैनी वोटर गए थे। इस बार जो मेरे देखने में आया है वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के पास रहे हैं। इसके अलावा मुस्लिम्स जो है अच्छी संख्या में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के साथ गए हैं। यहाँ बीएसपी लड़ाई में नहीं है, यहाँ समाजवादी पार्टी और बीजेपी लड़ाई में है। और समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में इस सीट पर मुझे दिखाई देती है। हालांकि बीजेपी 8 सीटों पर भी जो लड़ रहा है वो बीजेपी से ही लड़ रहा है, इसलिए ये कहना कि जीतेगा कौन हारेगा कौन, मैं आपको लड़ाई किसके किसके बीच ही, ये जाते जाते यहाँ भी बिजनौर में बाइपोलर इलेक्शन हुआ है। और नगीना सीट पर हैरत अंगेज परिणाम देखने को मिल सकते हैं। भीम आर्मी यानी आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं वहाँ गया भी था और मैंने ये महसूस किया कि चंद्रशेखर और भारतीय जनता पार्टी के बीच लड़ाई बिजनौर नगीना में होगी। यहाँ समाजवादी पार्टी और बीएसपी का कोई मुझे लगता नहीं है। और ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। आप कह रहे होंगे कि मैं अभी कह रहा था कि बीएसपी के दलित वोटर बीएसपी को नहीं छोड़ के जा रहे हैं, और जहां पर 72% दलित और मुस्लिम गठजोड़ है नगीना में, 72% वोट दलित और मुसलमान का है, वहां पर बीएसपी के कैंडिडेट को छोड़ करके चंद्रशेखर के साथ कैसे गए हैं, उसकी सिर्फ एक वजह है, मैं आपको बताता हूं। एक तो चंद्रशेखर ने जमीनी स्तर पर नगीना में बहुत काम किया है। दूसरी बात यह है कि 40 साल से नीचे का जो दलित वोटर है, जो युवा वोटर है 25, 28, 30, 32 साल का, उसमें चंद्रशेखर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नायक की तरह है, जो जमीन पर उतरता है, मूंछों पे ताव देता है, रंगीन चश्मा लगाता है, हेलीकॉप्टर से भी चलता है और उस तरह की बात करता है, जमीन पर उतर के लड़ाई लड़ता है, उसके बोलने का तरीका, सारी चीज़। तो जिन्होंने मायावती और कांशीराम के संघर्ष को नहीं देखा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की मायावती सरकार के पहले दलितों की राजनीति की स्थिति को नहीं देखा, उनके लिए चंद्रशेखर में एक उम्मीद और आस दिखाई देती है। उन्हें 12 सालों से मायावती क्या करती है उन्हें नहीं पता, लेकिन चंद्रशेखर हर जगह पहुंच जाता है, ये उन्हें पता है। तो और दूसरी बात, चंद्रशेखर को बहुत सारे जो एससी कम्युनिटी के ऑफिसर्स हैं बड़े बड़े, मैं जानता हूं अपनी जानकारी के हिसाब से, वो चंद्रशेखर को बहुत बैकअप करते हैं और वो चंद्रशेखर में एक लड़ाकू नेता देखते हैं और उनका बैकअप बहुत काम करता है। मैं गया था नगीना और मैंने देखा कि आगरा से, नोएडा से, बहुत सारी जगहों से, इवन अंबेडकर नगर तक के और दूसरी जगहों तक के लोग चंद्रशेखर के लिए आए थे और वो सब उसी कम्युनिटी के लोग थे। और अगर किसी उम्मीदवार के साथ लोगों के चलने का, गाड़ियों के चलने का अगर काफिला आप देखें तो ये 8 सीटों पर सबसे ज़्यादा लोग चंद्रशेखर के साथ ही चल रहे थे। तो इसलिए नगीना सीट पर भी लड़ाई चंद्रशेखर और बीजेपी में है। बीएसपी को दलित वोट मिले तो, लेकिन वही जो 45 साल के ऊपर है, बल्कि बहुत सारे युवाओं ने अपने परिवार के लोगों को उधर मोड़ने में भी काम किया। तो मेरे देखने में चंद्रशेखर की स्थिति नगीना सीट पर अच्छी लगती है। मुरादाबाद और रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी मुझे 20 दिखाई देती है। उसकी वजह यह है कि मुरादाबाद में आपको मालूम है वहाँ पर ऐन वक्त पर मुस्लिम कैंडिडेट बदल के रुचि वीरा को लाया गया और रुचि वीरा का और कुंवर सर्वेश सिंह की तबीयत भी ठीक नहीं है। वो बहुत आक्रामक तरीके से, हालांकि उनके बेटे विधायक हैं, लेकिन वो बहुत उस तरह से प्रचार भी नहीं कर पाए। और उधर समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है मुरादाबाद में, आपको मालूम है
मुरादाबाद में मुझे समाजवादी पार्टी का मामला थोड़ा 20 लगता है। और रामपुर में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सबसे कम वोट रामपुर में पड़े। रामपुर की आम जनता अब आजम खान और नवाब के चंगुल से निकलना चाहती है। ये एक चीज़ मुझे दिखाई दी, आजम खान का कैंडिडेट, आजम खान के लोग, आजम खान के समाजवादी पार्टी के जो उनके करीबी लोग हैं, जो 1500 हैं, उन लोगों ने तो समाजवादी पार्टी के दफ्तर में इमाम मुजिबुल्लाह को घुसने नहीं दिया, पैर नहीं रखने दिया। वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होने के बावजूद समाजवादी पार्टी के जो रामपुर के दफ्तर उसके भीतर अंदर जा भी न सके। रामपुर के जो स्थानीय पिछले 20 सालों से समाजवादी पार्टी के कद्दावर जो नेता स्थानीय स्तर पर आजम खान के करीबी हैं, उन्होंने भी उनका साथ नहीं दिया। लेकिन आम जनता में ये फीलिंग थी कि मौलाना को वोट दिया जाए, क्योंकि आजम खान से भी कम नाराजगी वाले लोग रामपुर में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में, हालांकि घनश्याम लोधी वहाँ से मजबूत कैंडिडेट है, मैंने आपको बताया बीएसपी भी वहाँ पर बाय इलेक्शन में बीएसपी ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया था, इस बार अपना कैंडिडेट दे दिया। तो वहाँ पर रामपुर में भी लड़ाई टफ है। लेकिन ये कहना कि सपा जीतेगी या भाजपा जीतेगी, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना ज़रूर है कि वहाँ पर टक्कर है, और सपा और भाजपा में टक्कर है। मुरादाबाद में सपा भाजपा है, नगीना में चंद्रशेखर और भाजपा है, बिजनौर में चंदन चौहान और समाजवादी पार्टी है, और सहारनपुर का मामला गड्ढमड्ढ है, 3 तरफा है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि न 2024 दोहराया जाएगा जिसमें 8-0 का हुआ था, न 2019 5-3 हुआ था, ऐसा भी नहीं होना है। और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण में कोई नुकसान होगा। और ये मेरा आकलन है, और मैं करते रहता हूँ, कई बार गलत कई बार सही होता है, लेकिन मैं कभी भी अपना देखा हुआ बोलने से हिचकिचाता नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी गोल गोल जलेबी छानते रहते हैं कि इधर का भी हो जाए तो वो कहें कि जो मैंने कहा था वो सही, इधर का भी हो जाए तो वो कहें जो मैंने कहा था वो सही। मैंने आपको वो कारण और कारक दिखाए जो ज़मीन पे मुझे दिखाई दिए। बाकी नतीजा मुझे लगता है कि न 14 जैसा होगा, न 19 जैसा होगा, और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें उसकी 8 में थी, कहीं ना कहीं से उसे 3 सीटें कहीं ना कहीं उसे मिलने के आसार लग रहे हैं। हो सकता है उसे नुकसान भी हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को इन पहले चरण में कोई नुकसान नहीं होने वाला। नमस्कार।